साथियों नमस्ते। एक ऐसा नाम, शौर्य का प्रतीक, हिंदुत्व का प्रतीक, प्रेमी, संगीत कला में जिसे महारत हासिल है, जिसका नाम लेने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा इतिहास में दर्ज है। आप सबको, हम सबको उनके बारे में इतिहास में बचपन से पढ़ने को मिला है। 30 वर्ष से भी कम आयु में वो शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने अपना नाम हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज कराया। जब पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं तो मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लगता है कि भी कितनी अच्छी पर्सनालिटी उस टाइम के होंगे, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया और उदारता से उसको छोड़ दिया। यहाँ मैं जो आज बात करूँगा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, जो कि हमारे शत्रु हैं, इन दोनों के जीवन से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। इतिहास में सब कुछ दर्ज है, सबको सब कुछ पता है, और मैं इतिहास को कोई चुनौती नहीं दूंगा, क्योंकि ये 855 साल पुरानी घटनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहास में इतने समय में कुछ चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। तो मैं उन सबको कोई चुनौती ना देता हुआ, मुख्यतः उनके हार के कारण और मोहम्मद गौरी के जीत के कारण और उनके बारे में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो कृपया आपसे मेरा अनुरोध है कि इसको आप आज के परिपेक्ष में समझने का प्रयास करें। मैं संजीव गर्ग लर्न टू लीड से आज आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के विषय में हमें क्या सीख लेनी चाहिए, वो हमें आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मोहम्मद गौरी एक क्रूर शासक ने पृथ्वीराज चौहान से 17 बार हारने के बाद भी जब 18वीं बार वो विजयी हुआ, उसने उन्हें बख्शा नहीं। पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के शासक हुए और उनके नाना अनंतपाल तोमर दिल्ली के शासक थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अंतिम समय में पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का शासक बनाया और स्वतंत्र रूप से दिल्ली के वो हिंदू शासक अंतिम शासक रहे। अब हम उनके बारे में जो बातें हैं वो उनको शेयर करते हैं। बहुत अच्छे पारंगत थे भाषाओं में, संगीत कला में, चित्रकला में, और सबसे बड़ी बात है कि उनको शब्दवेदी बाण चलाना आता था, जो कि राजा दशरथ ने श्रवण कुमार पे गलती से छोड़ दिया। रामचंद्र जी ने ताड़का का वध शब्दवेदी बाण से किया, और अर्जुन को भी आता था, एकलव्य को आता था। उसके बाद जो मतलब औरों को भी आता होगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को शब्दवेदी बाण चलाना आता था। और उसके बाद मैंने जब देखा तो मुझे कहीं इतिहास में किसी और का नाम में यह कला दर्ज नहीं मिली। इतना सब कुछ होने के बाद, रहस्य में ताकतें उनमें थीं, सब कुछ होने के बावजूद, संगीत कला सब कुछ बहुत अच्छा था। क्या कारण रहा कि वो मोहम्मद गौरी से हराने के बाद भी लास्ट में पराजित हो गए। उनके बारे में बड़े सारे युद्ध हैं, कितने हुए, लेकिन जो मुख्यतः है वो 17 बार 18 युद्ध दर्ज हैं। 17 बार पृथ्वीराज चौहान विजयी और 1 बार उनकी पराजय। इनमें मुख्य युद्ध हैं 1191 का तराइन का युद्ध और 1192 का तराइन का युद्ध। तराइन जो है वो करनाल हरियाणा में जो है उसमें एक मैदान वो होता था क्षेत्र में, तो वहाँ पे तराइन में युद्ध हुआ। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गजनी को पराजित किया, उनकी सेना भाग गई, वो भी घायल होकर भाग गया और लाहौर के रास्ते होके वो गजनी चला गया। और 1192 में उसने पुनः अटैक किया और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए।
अब इसमें सबसे बड़ा विषय ये आता है कि पृथ्वीराज चौहान से कहाँ चूक हो गई। पृथ्वीराज चौहान जब अजमेर के शासक बने, जैसे मैंने बताया कि वो शौर्य था, उनमें युवा थे, उन्होंने क्या करा, आसपास के सब राजाओं को युद्ध करके विजय हासिल कर ली, उनके शासक बन गए। और सबसे बड़ी बात ये रही कि उनमें से कुछ राजा आपस में एक दूसरे के शत्रु थे, उन्होंने उन दोनों पे ही विजय हासिल कर ली, जिसकी वजह से वो दोनों शत्रु आपस में पृथ्वीराज चौहान के शत्रु हो गए, मिलके। जयचंद जो उधर के क्षेत्र का कन्नौज का एक शक्तिशाली राजा था, उसकी बेटी संगीता, जिसके बारे में आपको पता ही है, उनको स्वयंवर से लिया है, तो दुश्मनी और बढ़ गई। जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान को इन सब राजाओं की ज़रूरत पड़ी सहयोग के लिए, उस वक्त इन्हें यह सहयोग नहीं मिला। तो आज के परिपेक्ष में हमें जो समझ में आता है वो ये आता है कि एक तो हमें सारे शत्रुओं से एक साथ नहीं लड़ना चाहिए, और ख़ास तौर से कि जबकि दो शत्रु आपस में हो तो उन शत्रुओं में से एक के साथ लड़ाई कीजिए। दूसरे नंबर पे यदि आप एक्सपेंड करना चाहते हैं अपनी बिजनेस को, अपनी शोहरत को, अपने व्यापार को और चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उस पर कंट्रोल करने के लिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क, आपका इंटेलिजेंसी नेटवर्क, आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए, टीम सहयोगी होने चाहिए, लीडर्स होने चाहिए। क्योंकि यदि कहीं आपसे वो चीज़ें नहीं रहीं तो आप उनको ना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने क्या करा, सब पे कर लिया, उनकी एनर्जी वहीं लग गई, वो विदेशी चीज़ों पे, विदेशी अटैक पे कहीं भी उनका ध्यान फोकस नहीं रहा। तो आपको ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच भी रखनी पड़ेगी, सबके साथ अपना मित्रता का भी भाव रखना पड़ेगा, सहयोगी भी बनाने पड़ेंगे। शत्रु के साथ लिबरल नहीं होना, जैसे उन्होंने 17 बार छोड़ दिया। और कृष्ण जी के बारे में भी है कि शिशुपाल को उन्होंने 99 बार छोड़ा, 100वीं बार मार दिया। तो उस टाइम में और उस टाइम में समय में फ़र्क था। तो मेरे ख्याल से पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें उदारता ना दिखाई, जबकि जो थोड़ा सा जानकारी मिलती है वो उस टाइम में थोड़ा शिथिल हो गए, वो भोग विलास में लग गए। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें जीवन में सफलताएं मिल जाएं तो हमें आराम नहीं करना चाहिए। उनको मेंटेन करने के लिए, सफलता को रिटेन करने के लिए हमें डे टू डे बेसिस पे काम करना पड़ेगा, एक अच्छी टीम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सीख हमें पृथ्वीराज चौहान से लेनी चाहिए आज के परिपेक्ष में। हमें एक और उनके हार का कारण रहा, जो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा कारण था। उनके 3 सेनापति थे। जब 1192 का तराइन का युद्ध हुआ, एक चला ही नहीं, एक चला देर से पहुंचा और एक चला और मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया स्कंद, क्योंकि उसको उन्होंने 1 साल पहले दंडित किया था। तो यहाँ पे वही बात आती है कि जो हमारा स्टाफ है, जो हमारे साथ सहयोगी हैं, हमें उन्हें अपने विश्वास में रखना पड़ेगा, उनके साथ अपने बड़े मधुर संबंध बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज़ हम बहुत बड़ा साम्राज्य संभालने में अकेले सक्षम नहीं हैं। तो अगर हमने बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है तो हमें एक बड़ी टीम खड़ी करनी पड़ेगी। मोहम्मद गौरी है तो शत्रु, लेकिन उससे हमें कुछ सीख भी जरूर लेनी चाहिए। मोहम्मद गौरी का भाई शासक है, गजनी का शासक था। उसने 1173 में उसको वहाँ का सेनापति बनाया। उसने तभी एक लक्ष्य रखा था कि मुझे दिल्ली पे फतह करनी है, और दिल्ली में फतह करने के लिए उसने प्लानिंग अपनी शुरू कर दी। 1175 में उसने मुल्तान पे फतह हासिल करी। फिर 1178 में उसने गुजरात के थ्रू दिल्ली पे अटैक करने का प्रयास करा, लेकिन जब गुजरात से उसको मुँह की खानी पड़ी, फिर वो वापसी लौट गया। उसको समझ में आ गया कि मैं गुजरात से इंडिया में प्रवेश नहीं करूँगा। तब उसने उत्तर पश्चिम से इंडिया में प्रवेश करने के लिए अपनी प्लानिंग करी। तो 1181 में उन्होंने सियालकोट पे विजय हासिल करी, और 1186 में तबरिंद, जो आज लाहौर में है, वहाँ पे उन्होंने अपना शासन बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, उन्होंने विजय हासिल करने के बाद वहाँ के राजाओं को राज्य उन्हीं को दे दिया, केवल अपनी गवर्नेंस रखी। तो उन्होंने उन सब रास्ते में पड़ने वाले सभी राजाओं पे अपना सहयोगी बना लिया, उनको अपना एसोसिएट बना लिया। और फिर उन्होंने युद्ध और भी होंगे, 1191 में तराइन का युद्ध किया, जिसमें वो पराजित हुए और भाग गए
लाहौर के रास्ते होते हुए गजनी वापसी चले गए। और 1 साल उन्होंने इतनी तैयारी करी, इतना फोकस किया, अपनी सेना इकट्ठी करी और 1,20,000 सेना लेकर वो दोबारा से 1192 के तराइन के युद्ध में आए। पृथ्वीराज चौहान के, जो मैंने आपको बताया सेनापति नहीं चले, तो उनको पूरी सहयोग नहीं मिला और 1192 में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। जो आसपास के राजा थे उसका इंटेलिजेंसी नेटवर्क बहुत अच्छा था, उससे पता था कौन कौन पृथ्वीराज चौहान का शत्रु है, इवन उसको ये पता था उसका सेनापति कौन सा उनका तरफ नहीं है। तो उसके इंटेलिजेंसी नेटवर्क ने, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच ने, जिसे आज हम कूटनीतिक कहते हैं, उस सब अप्रोच से उसने दोबारा से अटैक करा और विजयी हुआ। और जब पृथ्वीराज चौहान पराजित होकर वहाँ से चले तो उनको सिरसा के पास से अरेस्ट करके अपने साथ ले गए। बाकी सब इतिहास की बातें हैं, मैं वो इतिहास नहीं दोहराऊंगा। लेकिन हमें पृथ्वीराज चौहान से और मोहम्मद गौरी से जो सीखना चाहिए, पृथ्वीराज चौहान से हमें ये समझना चाहिए कि हमें एक बहुत बड़ी टीम नेटवर्क बनाना है। एक्सपेंशन करना बहुत अच्छी बात है, विस्तार करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन विस्तार के साथ साथ हमें अपने हाथ बढ़ाने होंगे, अपने विश्वासी लोग बनाने होंगे, सहयोगी बनाने होंगे। और मोहम्मद गौरी से समझ में ये आता है कि आपका इंटेलिजेंसी नेटवर्क, कूटनीतिज्ञ बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका बगैर राजनीति के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और डिटर्मिनेशन, उसका डिटर्मिनेशन और क्लियर था, बड़ा उसने एक बहुत बड़ी चाल भी चली जो इतिहास में दर्ज है। तो अब पृथ्वीराज चौहान उसमें कंफ्यूज हो गए, लेकिन उसने अटैक किया। तो उसका, क्योंकि वो निर्लज था, उसको तो अपना केवल लक्ष्य हासिल करना था। मैं आज के युग में ये नहीं कहूँगा कि हमें निर्लज होना चाहिए, लेकिन हमें अपने डिटर्मिनेशन की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए और हार से पराजित होके, थक हार के नहीं, बल्कि फोकस करना चाहिए। जबकि पृथ्वीराज चौहान विजय होके आराम से बैठ गए, लेकिन वो आगे बढ़ा। तो इन सब विचारों के साथ मैंने आपके साथ शेयर करे। अगर ये आपके लिए उपयोगी रहे हों तो आप इसको जीवन में अप्लाई कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्ते।